नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। बच्चों, हमने अभी तक पाठ 4 तक पढ़ा हुआ है। पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए, आने के बाद उन्होंने किस तरह से अपना व्यापार प्रारंभ किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे क्या है अपने जो है कि व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने भारत में राज्य की स्थापना की। फिर राज्य की स्थापना करके उन्होंने पहले बंगाल को जीता। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि बंगाल को जीतने के मैसूर को जीतते हैं, फिर मराठा को जीतते हैं, फिर मुग़ल बादशाह को ही पद से हटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने भारत के क्षेत्रों को जीत लिया। जीतना ही तो बहुत अच्छा काम नहीं था कि मतलब जीत लिए तो बड़ा जो है कि तीर मार लिए। तीर तो तब मारना था कि जब भारतीयों को जो है कि अपने अधीन बनाकर या अपने जो है कि नियंत्रण में करके शासन का संचालन कर सकें। तो इसके लिए उन्हें बेहतर जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था बनाना था। फिर इसके बाद जो है कि सेना रखना था, फिर पुलिस व्यवस्था रखनी थी, न्यायालय जो है कि स्थापित करना था, ताकि क्या है कि भारतीयों पर नियंत्रण अधिक से अधिक लगाया जा सके और यूरोप के जितने भी जो व्यापारी हैं या जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको संरक्षण भी दिया जाए और अधिक से अधिक क्या किया जाए, भारतीयों से धन वसूला जाए और उसको वसूल कर इंग्लैंड लेकर जाया जाए। उनका हर, चाहे वो शिक्षा में सुधार कर रहे थे तो उनका मूल उद्देश्य था कि भारतीयों को शिक्षित करना और उन्हें कुछ न कुछ छोटे मोटे जो कलर के काम हैं या सफाई के काम है, इन सब कामों में भारतीयों को लगाना। तो उनको इसलिए शिक्षा प्राप्त करवा रहे थे। ऐसा नहीं कि भारतीयों को जो है कि शिक्षित करके उनको जो है आधुनिक बनाना था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आधुनिक भारतीय बन गए, ये भारतीयों का कौशल था, ये उनके दिमाग में कभी नहीं था। जैसे आप गांव में देखत होगा कि कौनो जौनों की जिकर वर्चस्व रहा गांव में, चाहे जौने जाति के हो या चाहे जौने कास्ट के हो, वो सोचला कि गांव के जौन लड़कियाँ रहे वो अनपढ़े रही हैं, पढ़े लिखे ना है। कहाँ से जब वो पढ़ लिख ली हैं तो क्या करी है, तुम्हें चुनौती देवे लगे, तोरे हर काम पे सवाल उठावे लगे, तोरे हर जो न बात पे सवाल उठाएंगे। तो जे अपन वर्चस्व बनाए रखला ओके बड़ा दुख होला या ओके बड़ा गुस्सा वाला कि ई कैसे पढ़ लेला या कैसे आगे बढ़ियल कि हमरे बात पे जोनो या हमारे जोनों की हमरे जोन बात हम कह दिए ओके कैसे चुनौती दे दबा। तो यह नाते आप देखे हैं कि क्यों ना चाहत कि जोनों की छोटे जोनों की जोन किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका लड़का कहियो पढ़ के बड़ा बनिया है। और आप देखिए कि यही नाते कहियो मंदिर पूजा होती हो तो कहीं नौटंकी नाच होती है तो कहीं कौनो नाच होती है, हमेशा वही में जोन हो गरीबन के आदमी को मुहिम उलझाए रही हैं ताकि यही में सब अपन ज़िंदगी पार कर लिया। तो देखा अब जो है कि जब भारत में पूरा नियंत्रण स्थापित कर, पूरा प्रशासन स्थापित कर दिलन, का भाई कि धीरे धीरे भारतीयन में ऐसा तो रहा है ना कि गुस्सा तो जलते उबलते रहा है कि कैसे जो न कि एक अंग्रेज आए कि हम लोगों के ऊपर शासन करत हो। ये बात हालांकि खटकत रहा है हर व्यक्ति के, हर जो न कि नागरिक के खटकत रहा है कि एक बाहरी व्यक्ति आए के भारत पर क्या करत हो, नियंत्रण स्थापित करत हो और शासन संचालित करत हो। कितना लोग तो धिक्कार माने कि हम लोग के जियब धिक्कार बा, हम लोग के रहब धिक्कार बा कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन आए करत हैं। यह खातिर आप देखें कि जो नवाब रहे हैं, जैसे कुछ नवाब बच गए हैं, जैसे जो कि अवध के नवाब रहा है और कई नवाब रहा है, जैसे झांसी के नवाब झांसी के रानी रहा है। इसके बाद लखनऊ का जोनों की शासक रहा है। इसके बाद जोनों की ये कि हो कानपुर के, ये सब अबहिन जोनों की इन्हें लोगों के पास थोड़ी थोड़ी शक्ति बचल रहा है। इन्हें लोगों का अकेलन कि एक संगठित होकर के एक विद्रोह करे सोचलन कि कैसे विद्रोह कही जाए कि ताकि अंग्रेजन के भारत से खदेड़ के बाहर कर दिया जाए। तो वही के बोलेलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कब भल है, 1857 के। तो देखा अभिमन काका जोनों की होला। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का गवर्नर, लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। ई गवर्नर जनरल काहे अंतिम बोलल जाला, काहे से अब जे बनी वो 1857 के क्रांति के बाद जे भी भारत में जोनों की कंपनी का ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि करी ओके अब गवर्नर जनरल बोल के ओकर बोलल जाई वायसराय। काहे से कि एकर नियुक्त के करत रहे वायसराय के, वो ब्रिटिश महारानी करें। उन्होंने कहा कि ऐसा हो कि जहाँ भारत में शासन कही क्या हुआ। अब अभी तक के जो गवर्नर जनरल नियुक्त करता रहा है वो नियुक्त करता है कि
कंपनी नियुक्त करता है, लेकिन अब के नियुक्त करी वो ब्रिटिश महारानी नियुक्त करी हैं। तैनाती होकर बोला जाए वायसराय और इन्हें बोला जाए गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल है। 1856 तक गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्थबल पर टिका हुआ था, किंतु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। भाई जो विदेशी आए थे उनकर भाई जो अंग्रेज ना है उन्हें छल बल कैसे कि दू जने की लड़ावें और जेके जोनों की जे जीतत रहा है ओकरे साथ दे दें और उसे जोनों ढेर सारा जोनों की क्या करें जमीन ले, उसे धन ले और फिर जब ओकर स्थिति बहुत कमजोर हो जाए तो ओकरे राज्य के हड़प लें। मतलब दोनों एक तीर से दो जोने के समाप्त करें। फिर सैन्य बल, उन्हें सेना इतनी बढ़िया रहा, उतनी उसकी सहायता इतनी उच्च कोटि के रहा है कि भारतीय जो सेना रहा है वो उन्हें के सामने टिक ही ना पावे। आप देखें कि प्लासी के युद्ध में जोन सिराजुद्दौला रहा है ओकरे पास बड़ी भारी सेना रहा है, ओकरे पास लाख के सेना रहा है, सॉरी लाख तो ना 20-25 हज़ार की सेना रहा है। ओकरे एवज में खाली लॉर्ड क्लाइव के पास 2 से 3 हज़ार सैनिक रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लेके लड़ल और सिराजुद्दौला के पराजित कर दिया है। तो यह तरह से अर्थबल मतलब उन्हें पास पैसा बहुत रहा है। भाई जोन अंग्रेज रहा है कहीं ब्रिटिश सरकार में पैसा ठेल के दे कि लिया जो न खाली तोहरों जीता भारत के जीता, बाद में हम लोग चूसबे करब भारत के जैसे जो न गन्ना के रस की तरह जो न लोगन के नसन में से जो न खून निकाल ले हम लोगन। तो उस तरह से इन्हें लोगन जो न कि अंग्रेजन कहने कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा पैसा भेजा और बहन खाली बस क्या करा कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करा। तो सैन्य बल, छल बल और अर्थ बल पर जो है कि भारतीयों पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। लेकिन 1857 के जब जो 1757 के प्लासी के युद्ध भैल एक बाद किसान कैसे परेशान रहे। किसान पे बहुत अधिक से अधिक लगान लगाई है, जितना उन्हें अनाज हो ओकर अधिकांश हिस्सा के लेके चलिए कंपनी लेके चलिए। अब जब किसान के खाए बदे ना रही, भूखमरी की स्थिति रही तो किसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 4 साल देखी 5वें साल कही कि सारे विदेशी आयल हैं और हम नहीं कि जोनों की चूतिया काटत हैं या हम नहीं परेशान किए हैं, इन्हें सारे इनके भगावा। फिर वो कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं, सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगा। अब कारीगरों में यह असंतोष भैल कि भैया हमल उनके उद्योग के समाप्त कैले, अंग्रेज समाप्त कैले। इन्हें का करत हैं कि ब्रिटेन के जोन कंपनी में बनल माल बा ओके लाए के भारत में सस्ते दाम पे बेच देते हैं और बेच के और भारतीयन के जोनों की जोन उद्योग बा ओके धीरे धीरे का कर देते हैं चौपट कर देते हैं और हम लोग का हो बेरोजगार हो गए और भारतीय जोन कारीगर रहा और शिल्पकार रहा बेरोजगार हो घूमा। राजा और सिपाही भी बहुत नाराज रहे। राजा भाई जैसे वाजिद अली शाह के जोनों काले के त्योहार जोनों भ्रष्ट शासन हो तो जनता में असंतोष बा तो है जोनों की गद्दी से उतार दिला। मराठा के सहायक संधि के उतार दिला। फिर जोनों की ऐसे झांसी की रानी की जोन हो कि पुत्र रहे उन्हें गोद ले के जोन हो कि अपन शासक बनाना चाहिए ना, उन्हें कहना कि गोद तुम्हें ले के अधिकार ना और उनके पुत्र के सत्ता से बेदखल कर देना। तो यह तरह से हर वर्ग भारतीय जोन हो हर तरह से भारत ब्रिटिश सरकार से परेशान रहा है, हर जोनों का नागरिक परेशान रहा है। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए थे। मतलब ऐसा ना रहा है कि जब अंग्रेज शासन करें तो उन्हें बस एकदम जो न भारतीय चुप मार के दासन के तरह उन्हें शासन कबूल ले लेना, ऐसा ना रहा है। भारतीय जो न समय समय पर अंग्रेजन के विद्रोह करत रहा है, लेकिन इतना ज़बरदस्त विद्रोह ऐसे पहले कभी ना फैला है। देखा जाए सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक उत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह हुआ था। सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया था। फिर मध्य प्रदेश के भील, बंगाल, बिहार में सांथलों, उड़ीसा में कोल, गोंड तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह है। भाई सन्यासी जो रहा फकीर रहे उन्होंने भाई उन्हें के का कहलन कि अंग्रेज जो तीर्थ यात्रा कर लगा दिलन या तीर्थ यात्रा प्रतिबंध लगा दिलन, तो उन्हें जो बड़ा परेशान मिलन कि भाई जो सन्यासी हैं, सन्यासी भारत में हर जगह है। जैसे
बहुत सारा भारत में मंदिर बा हुआ हमेशा टहरे घूमे जात रहे। अब ऊपर प्रतिबंध लगा देना, उन्हें विद्रोह कर देना कि हमारे धर्म में कैसे तू हस्तक्षेप कर सकेला, शासन कर सकेला, लेकिन आज तक तो औकात ना भइल अकबर के या मुगल साम्राज्य के या दिल्ली सल्तनत के कि हम लोग प्रतिबंध लगा दे, तोहरे इतनी औकात कैसे होगी। फिर सिपाही भी विद्रोह कर दिलन, शासन के सिपाही यह नाते विद्रोह कर दिलन कि कहाँ से कि उन्हें कहा हो कि जौन अंग्रेज अधिकारी रहे उन्हें बड़ा तेज प्रमोशन हो जाए, ऊंचा ऊंचा पद दिया जाए, और जो भारतीय रहे योग्य रहे जो बहुत अच्छा सैनिक रहे उन्हें के कभी भी दीवान से ऊपर पद देवे करें। कहें से उन्हें जाने कि अगर ऐसे ऊपर पद दे देव तो इन्हें का सहानुभूति भारतीय से हुई, सहानुभूति हुई आई तो उन्हें कभी जब हम आर्डर देवे गोली मारा तो इन्हें गोली ना बनी है या लाठी चार्ज करे कहा तो लाठी चार्ज ना करी है। तो अंग्रेज यह नाते जो कि यह नीति के कारण भारतीय जनता असंतुष्ट रहा है या भारतीय सिपाही असंतुष्ट रहे तो उन्हें जो कि विद्रोह कर देना। फिर देखा बहुत सारी जनजातियाँ रहें, ये जनजाति जो जंगल में रहें। अब जंगल में जो जनजाति रहें उन्हें की रहा बचवाने कि भैया हम लोग के जंगल में जो फल फूल बा पेड़ पौधा से जो लकड़ी मिलत हो वही से हम लोग अपन जीवन यापन करब, हमें बाहरी दुनिया से कोनो मतलब ना हो। अब अंग्रेज जब देखलन कि जंगल में जो कि लकड़ी देखलन तो इन्हें का आँख जो चोरियाई गई। इन्हें कहा कि जंगल में जौन हो जौन उत्पादन जौन जंगल से उत्पाद लेते हैं ऊपर हमें टैक्स चाहिए। फिर जो कि लकड़ी काटे पर उन्हें प्रतिबंध लगा देलन। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देलन। अब जो जनजाति रहे उन्हें के जीवन जिये मुश्किल हुई है कि यार हम लोग जो बड़ा स्वतंत्र रूप से अभी तक जिये रहनी, ये अंग्रेज आए कि हम लोग के ऊपर नियंत्रण लगाओ थे, हम लोग के परेशान करते हैं, उन्होंने विद्रोह कर देलन। तो ये सब विद्रोह चलत रहा है, लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। मतलब कहे कि मूल उद्देश्य हो कि जैसे कहियो फकीर विद्रोह हो गया, कहीं सन्यासी विद्रोह हो गया, कहियो सिपाही विद्रोह कर देना, कहियो जो है जनजातीय विद्रोह कर देना। मतलब संगठित रूप से सबकर विद्रोह ना रहा है कि सिपाही सन्यासी और जो इन्हें रहे जनजाति ये तीनों मिलकर संगठित विद्रोह करतन तो अंग्रेज जो है टस से मस्त होतन, उन्हें कोनो फर्क नहीं पड़े, जे भी विद्रोह करे तुरंत लाठी डंडा लाई के ठाड़ हो गए और दूर दूर तक लोग भाग गए। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा तथा सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। ये विद्रोह चलत रहा है, लेकिन एक बार जनता में ये भैल कि हम लोग संगठित विद्रोह किया है। और संगठित विद्रोह कब भैल 1857 में। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष से उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया गया। मतलब इतनी बड़ी आंधी चली, इतना बड़ा जन आक्रोश चला, इतना बड़ा आंदोलन चला कि अंग्रेज़ों को लगा कि उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई है। अंग्रेज समेटते उन्होंने पूरे जो भारतीय शासक थे, जिनको बहुत सारे ऐसे भारतीय शासक थे जिनको पैसा खिलाया, जिनको जो है कि ये आश्वासन दिया कि नहीं भैया हम तुम्हारे राज्य के हड़पब ना है, तो उन्होंने हमारे साथ दिया। तो बहुत सारे हमारे के यहाँ जो हो कि कहलन कि गद्दार शासक भी रहे, उन्हें कहा गलन कि अंग्रेजन के साथ दे दिलन, अंग्रेजन के साथ दिलन। तो तैसे अंग्रेज जो भारतीय जो विद्रोही रहे पर हावी हुईलन और उन्हें जो कि गोली से फांसी दे के अब इतना यात्रा दे के जो मारल गए ताकि जो कि कई सालों तक लोग याद करें। तो यह तरह से जो कि 1857 क्रांति भइल और कैसे अंग्रेज दबा दिलन। सन 1857 की क्रांति लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। मतलब हर संस्था में भाई सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से हर जगह जो है अंग्रेज अपन दखलंदाजी करें। और उन्हें मूल उद्देश्य रहा है कि लोगन के दिमाग जो है कि अंग्रेजन की दास बना दे, गुलाम बना दे, कि ताकि दासन की तरह इन लोगों का दिमाग हुई है, इन लोग प्रश्न न करें, खाली बस का दासन की तरह मुड़ी नीचे के काम करें, जो चाहिए वो करें। इससे भारतीय में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुँची। अब भाई भारत में जौन गरीब आदमी रहा है वो तो भाई माला आँख मूद के जौन अंग्रेज कह दो कि मान ले, लेकिन जो राजा महाराजा रहा है, जौन अधिकारी वर्ग रहा है वो कैसे मान ले। भाई जे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करे हो, जे ऐसो आराम करे हो, जे जोनों की मतलब मस्त रहे वाला हो, ठाट बाट से शान शौकत से जियल हो, वो कैसे अंग्रेज के इन नीति के समर्थन कर दे। वो तो जानला कि विरोध करी।
शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। शासक मतलब ये भैल कि भाई अंग्रेज जो हम लोग समाप्त करी हैं, और जनता के लगल कि हम लोग कितना टैक्स लेते हैं, हम लोगों के का करी हैं, समाप्त करी हैं। तो भैया कहलन कि जेकरे खाए के ना रही तो उ का पापी पेटवा जौन हो कि हत्या तक करवा दे। जनता विद्रोह कह दिल कि रुका हम लोग छोड़ब तो तुम्हें ना है। और यह नाते आप देखें कि जनता जौन हो बोले ना कि जनता जनार्दन ही हो, अगर वो एकदम सनक गिल लें तो अच्छे अच्छे लोगन के सत्ता से उतार दिले। यह देखा बांग्लादेश में भूल भइल, शेख हसीना जो प्रधानमंत्री चुनल प्रधानमंत्री रहे, जनता विद्रोह कैले भागे पड़े उन्होंने, देश छोड़ के भाग गए, भारत में सोना लेने अमेरिका चली गई। इतनी बड़ी बुरी दशा बांग्लादेश में भइल है। तो वैसे अंग्रेजन के खिलाफ जनता में विद्रोह शुरू भैल। सन 1857 की क्रांति के निम्न कारण थे। आर्थिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। ये बच्चों औपनिवेशिक मतलब होला कि जैसे हमार देश हो, हमारे देश पर क्यों अगर बाहरी कोनो देश नियंत्रण पूरा कैलिए हो, ऊपर प्रशासन आपन चलावत हो, और अर्थव्यवस्था के नीति अपने तरीके से बनावत हो, समाज में जो नो की परिवर्तन लावत हो अपने तरीके से, तो ओके बोलेलन जो बाहरी देश हो ओके बोलेलन औपनिवेशिक देश। और जौन हमर लोग है उपनिवेश हमर लोग है कि हमर लोग का हो ओकर जौन हो उपनिवेश है, हमर लोग ऊपर उपनिवेश है। जे हमर लोग के शासन, जे हमर लोग के जौन हो ऊपर नियंत्रण किए हो वो औपनिवेशिक शक्ति हो, और हमर लोग जौन है वो उपनिवेश ओकरे खातिर है। तो ये बात समझ में आई। उपनिवेश मतलब जेकरे ऊपर शासन होत हो ओके उपनिवेश बोलेलन। तो भारतीय अब देखा जौन ई ब्रिटेन रहा है वो भारत पर अपन पूरा नियंत्रण और पूरा कब्जा कर जमावे चाहे। वो सोचा है कि भारत की जौन अर्थव्यवस्था हो, जौन भारत के धन हो, ओके हम का करी अधिक से अधिक निचोड़ी, और निचोड़ के कहाँ ले आइए, इंग्लैंड में ले जाए के इंग्लैंड की जनता के दे, ताकि का हो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन बन जाए। अर्थात भारत उपनिवेश राज्य इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल कपास नील देता रहे। इंजन कैसे बनी, इंजन तब बनी जब उमन ईंधन डलवा। तो भारतीयन के इंग्लैंड के निवासी केवल का बना है ईंधन, कि भैया तो उन्होंने हमें कच्चा माल नील कपास सूत इकुल दिया, हम इंग्लैंड ले का करा इंग्लैंड में बनाए के फिर तुम्हारे देश में लेके आई, तुम्हें बेचा महंगा रेट पे। तो भारतीयन के का बना दिलन, इंजन बनाया। इंजन का भारतीयन के जोन हो तेल बना दिलन खाली, और इंजन जोन हो कौन कहाँ चलत रहा है, वो ब्रिटेन में चलत रहा है। अब इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं। इंग्लैंड लिया कपास लिया, सूती वस्त्र लिया और कुल लिया, और ब्रांडेड बंडी लेके आवे कि भैया बंडी हो कितने खाओ, लागत एक आई हो बंडी इंग्लैंड में बनल हो 50 रुपया के, भारत में बेचे दुगने दाम पे 100 रुपया में, 100 रुपये में खरीदा इंग्लैंड की माल हो। आज भी देखा भारतीय बेवकूफ़ बनल रहेलन कि अरे जो न कि वुडलैंड के कपड़ा हो, वुडलैंड के न घंटा कपड़ा बा, हमारे सूती कपड़ा से बेहतर कौन कपड़ा, खादी कपड़ा से बेहतर कौन कपड़ा बा, लेकिन बस नाम हो कि वुडलैंड के कपड़ा हो। वुडलैंड कपड़ा हो मतलब जो कि भैया जो कि रेट ऊपर मीटर में जो 2000 रुपया 3000 रुपया हो। तो आज भी हम लोग का हो देखबा कि जो न जब मार्केट में चले बाद विदेशी कपड़ा हम लोग खरीदे के शौक बा कि नहीं ई इंग्लिश ब्रांड हो, ई इंग्लिश ब्रांड हो, स्पार्की हो, हे हो ब्रांड का नहीं एक ही खरीदा, इकुल का हो विदेशी ब्रांड हो। जबकि विदेश में एक उत्पादन जो बड़ा सस्ता भैल हो, लेकिन भारत में लाई के बेचत हन का हो बहुत हाई रेट पे बेचत हन। तो वैसे पहले भी रहा ऊँची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। जब भाई ऊंचे दाम पे वस्तु जो हो कि भारतीय यहाँ बेचल जाए तो ऐसे का हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि भारत में भले से उन्हें वस्तु बहुत ऊंचे दाम पे बेचे हैं, लेकिन भारत के जो उद्योगों से वस्तु उत्पादित होए ओकर दाम यहू से ऊँचा रहा है, ओकर दाम उन्हें के कपड़ा से भी ऊँचा रहा है। तो उन्हें जो भारतीय जो जब भाई कंपटीशन होई तो का कर बात, तू सस्ता माल खरीदवा भैया हमें पहने को कपड़ा 100 रुपये वाला खरीदा, हम 150 रुपये वाला कहाँ खरीदी। तो इंग्लैंड के माल है जो 100 रुपये मिले, जो भारतीय व्यापारी है उन्हें 150 रुपये में दे।
तो लोग इंग्लैंड की माल बहुत खरीदे लगलन। तो भारत के जो कपड़ा बना वाली मिल रहा है वो का धीरे धीरे का उन्हें विनाश हो चलिए, ध्वस्त हो चलिए। अब इसी जब ध्वस्त हो चलिए तो भारत के निर्यात प्रभावित हो लगे, भारत से निर्यात धीरे धीरे बंद हो लगा। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब भारतीय जो शिल्पी थे, शिल्प मतलब जौन बड़ा मटका बना वाला, छोटा छोटा कपड़ा बना वाला, तकिया धोने वाला, ये मतलब छोटे छोटे शिल्पी रहे। इन्हें क्या करें, शिल्प खत्म कर दें। बर्तन बना वाले, गिलास बना वाले, ठठेरा बना वाले, मतलब छोटा छोटा शिल्पी रहे, वो के लिए इंग्लैंड से बन के भारत में आने लगल और सस्ता दाम पे बेचे स्टार्ट करते थे। आज भी देखा भारत में नींबू और पानी पिए खाते लोग जो हो कि नींबू और पानी लोग पिए लें, बड़ा सोच लें कि यार थर्ड क्वालिटी का आदमी हो, और अगर लाइक ठंडा दे जाते हैं, अरे वाह क्या बात है भैया, ठंडा ठंडा कुल। और जबकि उससे ज़्यादा जो हो कि नींबू और पानी फ़ायदेमंद हो, लेकिन लोग का कहा ब्रेन वॉश कर दिया, करो भैया नहीं नींबू पानी नहीं, हमें क्या चाहिए, पेप्सी चाहिए, कोको कोला चाहिए। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। भाई छोटा छोटा उद्योग रहा है, जो कपड़ा बनावे रहा है, जो दरी बनावे रहा है, तकिया बनावे रहा है, फर्नीचर बनावे रहा है, कुल उद्योग धीरे धीरे समाप्त कर देना। कहाँ से कि सारी वस्तु बन के कहाँ से आने लगल, इंग्लैंड से। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। ये भाई काम करता रहा, जब कंपनी बंद हुई तो उनका कामों खत्म हो गया। अब जब काम खत्म हुई तो उन्होंने बेरोजगार हुए तो गरीबी की स्थिति उन्होंने खराब होती चली गई। अकाल में गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। भाई बार बार अकाल पड़े लगा, कहीं सूखा आयल, कहीं बाढ़ आयल, कहीं कुछ आयल। और जब सूखा बाढ़ आयल तो जो किसान रहा है उसे अंग्रेज जो को ओकर जमीन छीन ले, उसे जो कि बहुत सारा कर्ज ले पड़े महाजन से या सेठ से, तो ओकर कर्ज देते जिंदगी ओकर खत्म हो जाए। कभी गोदान पढ़ लिया तो गोदान तब समझ में आई, प्रेमचंद्र कैसे बताए किसान के दशा, तो उन्हें दशा खराब हो जाए। तो उन्हें लगल कि यार ससुरा हमारी स्थिति इतनी खराब हो तो पापी पेट खाते कुछ तो करे पड़े। जनता अंग्रेजन के आंखें चढ़ा ले कैसा है कि बेटा तुम्हें छोड़ब तो नहीं, हम आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कहियो तो मिलवा तो हम छोड़ब नहीं। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। भाई जोन राजा रहे, राजा के अगर जोन हो कि अंग्रेज पराजित करें तो उनके सैनिक के खदेड़ के बाहर कर दें। अब सैनिकन के रहे कि भाई सैनिक हैं तो उन्हें के भाई राजा खर्चा देता रहा है, उन्हें के कुल चलत रहा है। अंग्रेज जोनों को उन्हें खदेड़ के बाहर कर देना ना, तो सेना के भी विद्रोह हो लगल कि यार जोनों की हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हुई है। तो शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था, उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों को तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। मतलब जो शिक्षित जो पढ़ल लिखल भारतीय रहे उन्हें ऊंचा पद ना दिया जाए। काहे ना दिया जाए कि अगर ऊंचा पद दे दिया जाए तो इन नीति के पक्ष में बनाए, भारतीय के पक्ष में बनाए। इंग्लैंड कहता है ना ऐसा तो चाहिए ना भैया, जवन नीति बने कि उ केकरे पक्ष में हो, ब्रिटेन के पक्ष में हो। अब जनता के चाहे खून चुसाई जाए, चाहे उन्हें के जौन कि गल के मर जाए, इसे इंग्लैंड के कौन मतलब ना रहा है। ओकर मतलब केवल रहा है कि खाली से खाली कि हमार जौन हो कि लाभ हमें मिले, तो वो भारतीय के ऊँचे पदों पर न दे। और भारतीय कर्मचारी जो है अंग्रेज के तुलना में, जैसे सिपाही अंग्रेज को तो के 200 रुपया वेतन मिले, और जो भारतीय सिपाही हो के 50 रुपया 100 रुपया वेतन मिले। तो भाई वह में असंतोष भैल। तो ये कुल मिलाए के जो असंतोष जो आर्थिक जो कारण रहा है, ये कुल मिलाए के 1857 की क्रांति में भरभराए के जनता ने उड़ेल दिले और मरला एकदम जो कि इंग्लैंड के बुद्धि हेराइल कि कैसे जो भारत पे का किया जाए, कब्जा किया जाए। तो बचवा आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अब कल पढ़ाई